नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली में शरद पवार के आवास में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, जिस बैठक में शामिल होने के लिए विपक्ष के तमाम बड़े नेता तेजस्वी यादव, राघव चड्ढा, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला समेत तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं, जो इस कमेटी में हिस्सा बने हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक के अंदर सीट शेयरिंग से लेकर चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होनी है, पर बैठक के अंदर घमासान की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बैठक चल रही है, अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बैठक के पहले ही इस समन्वय समिति के समन्वय खत्म हो चुका है। जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी को ईडी पूछताछ कर रही है, लेकिन टीएमसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। आप चुनाव कैंपेन के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं और रणनीति किस बात की बना रहे हैं? साझा रैली करने की, और उसमें टीएमसी गायब है। कोई तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अगर अभिषेक बनर्जी नहीं जा पाए तो डेरेक ओब्रायन, जो हमेशा इन बैठकों में शामिल रहते हैं, उनको भेजा जा सकता था, लेकिन टीएमसी ने बहिष्कार कर दिया। टीएमसी ने पहले कह दिया हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं जाएगा, लेकिन एक शर्त रख दी ममता बनर्जी ने कि आप लोग जो बैठक कर रहे हैं उस बैठक में एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए इस बात के लिए कि अभिषेक बनर्जी को कैसे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और टीएमसी के नेताओं पर हमला किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से। यह शर्त ममता बनर्जी की पहली रखी। ये शर्त विपक्ष के नेता मानेंगे? देखिए, विपक्ष के नेता इस बात पे कंफ्यूज हैं कि एक एक नेताओं के ईडी समन पर कैसे हम रिजोल्यूशन पास करें। लेकिन दूसरी बात है कि टीएमसी तो अभिषेक बनर्जी का बहाना बना दी। सीपीएम ने क्या किया? सीपीएम पहले ही, अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर में सीपीएम का कौन नेता होगा इस पर कंफ्यूजन है। उसने अभी नाम ही नहीं दिया है। इसलिए मुंबई की बैठक के दौरान जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही थी तो पहले खबर क्या आई थी? 13 मेंबर बने हैं। फिर बाद में खबर आई 14 मेंबर बने हैं। 14वां का नाम नहीं आया क्योंकि सीपीएम ने अपने किसी नेता का नाम प्रस्तावित किया ही नहीं, और इस बैठक से सीपीएम गायब है। तो क्या माना जाए, बैठक आज शुरू हो गई है, सीपीएम की तरफ से कोई नाम नहीं सामने आया, तो क्या उन्होंने बैकआउट कर लिया? एक तरह से सीपीएम की मांग है। सीपीएम का कहना है कि आप जो चुनाव कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं और साझा रैली करेंगे, तो साझा रैली अगर केरल में कोई हो और केरल की रैली में कांग्रेस के नेता और सीपीएम के नेता साथ आएंगे क्या? अगर साथ आएंगे तो वहां पर क्या कांग्रेस सीपीएम के लिए सैक्रिफाइस कर सकती है? उनका मानना है कि पश्चिम बंगाल और केरल दो राज्य ऐसे हैं। पश्चिम बंगाल में हम साथ चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ, और केरल में हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जहां तक सवाल है कि वहां पर यूडीएफ और एलडीएफ के बीच टक्कर है, तो यूडीएफ जो कांग्रेस नीत गठबंधन है, तो कांग्रेस के गठबंधन को पिछली बार ज्यादा सीटें मिली थी, 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब उसमें से कौन सी सीट सीपीएम को दे, या फिर साझेदारी ना हो तो एक दूसरे के खिलाफ ही जहर उगलना है, तो एक मंच पर कैसे आएंगे? इसलिए सीपीएम है जो इससे अलग थलग रहने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात, और ये जो सबसे पहला मुद्दा यहां उठा जिस पर बातचीत हो रही है, यह पहले से तैयार किया गया एक प्रोफाइल था जी कौन कौन से एजेंडे पर चर्चा होगी। उसमें एक एजेंडा पर जिस पर बात शुरू हुई और हंगामा शुरू हो गया। यह बात कौन सी है? यह बात है साझा रैलियों की, क्योंकि प्रस्ताव में जो रखा गया था वो 5 साझा रैली, अभी जो सारे बड़े नेता एक मंच पर आएंगे, वो 5 जगहों पर होने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया। और 5 जगह कौन है? पटना, दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, और ये एक नागपुर में, यानी कि महाराष्ट्र में, बिहार में, दिल्ली में, उसके बाद असम में, और फिर एक तमिलनाडु में। अब सवाल ये उठा कि जो साझा रैलियां कर रहे हैं इसमें से 3 ही पार्टी का ध्यान रखा गया है। एक पार्टी कांग्रेस है जो अपने आधार पर सारे नेताओं को अपने पीछे पीछे ले जाना चाहती है। इस पार्टी के, इस पूरे गठबंधन के अंदर कौन सी कांग्रेस के अलावा पार्टी है जो असम में जाकर प्रचार करे अपनी पार्टी के लिए,
असम में तो कांग्रेस के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस गठबंधन में भी नहीं है, अजमल इस गठबंधन में नहीं है, और ऐसे में वहां पर प्रचार करने के लिए सब जाएं कांग्रेस के लिए। दूसरी जगह दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, ये दो पार्टियां हैं और दो पार्टियों में सीट शेयरिंग के फार्मूले पर अभी भी झगड़ा चल रहा है, दोनों अपनी अपनी दिशा में कर रहे हैं। तो यहां पर जो दूसरे पार्टी के नेता आएंगे या तो कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे या आम आदमी पार्टी के लिए। तीसरी जगह पर जो चेन्नई को रखा गया है वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एमके स्टालिन और कांग्रेस के अलावा नॉर्थ इंडिया की पार्टियों का कोई मतलब ही नहीं है, हम जाकर वहां पर कांग्रेस के लिए प्रचार करें। चौथी जगह यहां महाराष्ट्र में नागपुर, ये राहुल गांधी का मानना था कि नागपुर से हम संघ को टारगेट करेंगे, लेकिन वहां पर कौन सी पार्टी है? उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये दोनों कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही हैं। ये अपने गठबंधन महाविकास अघाड़ी के लिए प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल को ले जाएंगे। तो इस पर टीएमसी का एक बड़ा सवाल रहा है कि कोलकाता में क्यों नहीं? चेन्नई में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, पटना में हो सकता है, कोलकाता में क्यों नहीं हो सकता? पश्चिम बंगाल में इसलिए प्रपोज नहीं किया गया क्योंकि ममता बनर्जी किसी कम्युनिस्ट नेता के साथ मंच शेयर नहीं कर सकती और कम्युनिस्ट पार्टी का कोई नेता ममता बनर्जी के साथ मंच शेयर नहीं कर सकता। तो इसलिए दूसरी जो बात थी इस मुद्दे पर कि साझा रैलियां कहां कहां करें, इस मुद्दे पर सहमति बनना मुश्किल लग रहा है कि हम साझा रैली करेंगे, कांग्रेस के फायदे के लिए नहीं कर सकते, हमारे यहां करो और कांग्रेस के नेताओं को बुलाओ। करेंगे किसके झंडे पे? और करेंगे किसके झंडे पर? कंबाइंड होगा। और कंबाइंड झंडा, कंबाइंड तरीके जो अपनाओगे, कंबाइंड लोगो लाओगे, तो पहले उस पर चर्चा करो, सीधे कैंपेन की बात करने लगे, सीधे स्ट्रेटजी बनाने की बात करने लगे। और एक मुद्दा, तीसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको कहा जा रहा है कि इस पूरे गठबंधन की नींव को हिलाने वाला है, वो है सीट शेयरिंग का। इन पार्टियों के नेताओं का कहना है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से राघव चड्ढा है, राघव चड्ढा ने साफ तौर पर कहा है कि जब कैंपेन की बात कर रहे हैं तो उससे पहले जब सीट शेयरिंग का फार्मूला ही नहीं आएगा तो प्रचार कैसे करेंगे? हो सकता है प्रचार का पूरी तैयारी हो जाए और उसके बाद पता चले कि दिल्ली में कांग्रेस अलग, आम आदमी पार्टी अलग, पंजाब में कांग्रेस अलग, आम आदमी पार्टी अलग। तो अरविंद केजरीवाल क्या कांग्रेस का प्रचार करने जाएंगे या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार करेगी? ये सवाल है। इसलिए पहले सीट शेयरिंग का फार्मूला लाओ, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, दिल्ली में, पंजाब में, उसके बाद हम कैंपेन की चर्चा करेंगे। इस पर अभी कुछ नहीं हो सकता कि हम सीट शेयरिंग को लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि मुहर लग जाएगी, मुहर लग जाएगी, अभी तक तो कोई सहमति नहीं बन पाई है। क्या सीट शेयरिंग के मुद्दे पे आपसी सहमति बनाना इतना आसान है? देखिए, सीट शेयरिंग का फार्मूला आ ही नहीं सकता और इसलिए इसको खींचा जा रहा है। जब तक कि ये मुद्दा चलता रहे, अंतिम समय में इसके लिए व्यवस्था की जाएगी कि कौन सरेंडर करने के लिए तैयार है, कौन करेगा सरेंडर। पंजाब में क्या कांग्रेस करेगी? 13 सीटें पंजाब में, 8 कांग्रेस के सांसद, ये 2-3 जगह है, वहां का कौन करने वाला है। लेकिन सीट शेयरिंग का फार्मूला जैसे ही आएगा, बिखर जाएगा ये गठबंधन। और इससे भी बड़ा एक सवाल उठा और वो सवाल था सनातन को लेकर। ये बड़ी चर्चा हो रही थी अपोजिशन पार्टी के बीच कि कांग्रेस की चुप्पी, स्टालिन का बयान और नॉर्थ इंडिया में पूरा का पूरा परसेप्शन बदल गया। ये कई नेता ये सवाल को अपने पास रखे थे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के लिए कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो टीआर बालू आए हुए हैं, ये डीएमके की तरफ से, इनसे सवाल किया गया है कि आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अपने फायदे के लिए, सिर्फ तमिलनाडु में अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपने सनातन के खिलाफ ऐसा बयान दिया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा हथियार साबित हुआ है। और हम इतने अनकंफर्टेबल हो गए हैं कि हम अपने क्षेत्र में अपने लोगों को नहीं बता सकते कि स्टालिन जैसे व्यक्ति तुम्हारे गठबंधन में क्या कर रहा है, जो हिंदुओं के नाश की कामना करता है, उसके लिए राजनीति करता है, रणनीति बनाता है। तो ये 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बैठक से दौरान
काफी माथापच्ची हुई है और इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे कि जो 4-5 मुद्दे आपने गिनाए वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन ये 14 सदस्यों की जो पूरी अलग अलग दलों की तरफ से जो नेता इसमें शामिल है, कोई बड़ा चेहरा इसमें शामिल नहीं है, तो क्या इन बड़े मुद्दों पे मुहर इन छोटे नेता के जरिए लग सकती है? ये तो संभव ही नहीं है, इसीलिए भेजा ही गया है। पहले की बात है जब कूटनीतिक तरीके से एक दूसरे से डील करते हैं तो ऐसे समय में क्या किया जाता है, जब इंटरनेशनल रिलेशन बनते हैं उस समय क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री को जाना है, राष्ट्रपति को जाना है, नहीं किसी मंत्री को भेज दो ताकि वो डील ही ना कर पाए, ना उसके पास कोई अथॉरिटी है। सवाल यहां पर यही अटक जाता है कि इन लोगों ने 3rd ग्रेड के नेताओं को सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी में डाला है। सिर्फ 2-3 नेता हैं, अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, उसमें से एक शरद पवार हैं, उसमें से एक हेमंत सोरेन हैं, अब्दुल्ला और महबूबा है जिसकी कोई औकात ही नहीं है। शरद पवार खुद ही अपने राज्य में गिरे। जेएमएम के स्थिति यह है कि इस बार के चुनाव में 0 पर आउट होने वाली है, इतने करप्शन के मामले चल रहे हैं उसके ऊपर। अब्दुल्ला और महबूबा को तो अपने राज्य में चुनाव के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अब ये साझेदारी क्या करेंगे लोकसभा चुनाव में, तो फिर से इनकी दुर्गति होगी। तो ये लोग जो 3rd ग्रेड नेताओं को इसमें डाले हैं उसका मतलब ही ये है कि ये सिर्फ मैसेंजर का काम करेंगे। नीतीश जिम्मेदारी नहीं लेंगे, केजरीवाल जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि वहां पर बैठक में जो हुआ अगर सहमति बनी तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम उस बात को नहीं मानते हैं क्योंकि कोई बड़ा नेता है ही नहीं। ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है, इसीलिए ये रणनीति ही बनाई गई है ताकि किसी को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है और सबको लगता है ये स्वार्थों का गठबंधन, स्वार्थी लोगों का गठबंधन जो सत्ता के लिए लड़ रहा है, कुर्सी के लिए लड़ रहा है, वो तो घर में एक दूसरे से लड़ते रहता है। ये अखिलेश यादव जो अपने चाचा को, अपने पिता को धोखा दे सकते हैं कुर्सी के लिए, वो इन लोगों का क्या असर करेंगे। हर पार्टी में कुछ ऐसी स्थिति है जो अपने मेंटर को, नीतीश कुमार जिसकी बात कर रहे हैं, जिस लालू यादव के खिलाफ लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचे, उसी लालू यादव से हाथ मिला लिया। अब किससे धोखेबाजी कौन कब करेगा ये कुछ पता नहीं है, इसलिए ये अपने ऊपर नहीं बल्कि छोटे छोटे नेताओं पर टाल देते हैं कि उसने अगर बयान भी दे दिया तो उसके बयान का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कह सकते हैं कि बस दिखावे के लिए ये बैठक हो रही है, अंतिम मुहर किसी भी मुद्दे को लेकर बनता हुआ यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुद्दे कई हैं। शीट शेयरिंग का मुद्दा है, साझा रैली पे चुनाव पे उतरने को लेकर एक रणनीति बनानी है, किसी भी बड़े मुद्दे पर मुहर लगती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि विपक्ष के जितने भी बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं उनकी कोई वैल्यू जमीन पे नहीं है। फिलहाल विपक्ष की 3-3 बैठकें हो चुकी है, पटना, बेंगलुरु और मुंबई। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया और आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में शरद पवार के आवास पे हो रही है। अब देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ विपक्ष बड़े मुद्दे पे फैसला लेता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।